So hello my dear friends, welcome back. So today we will be continuing the series we are covering that the paper of May 2024, the zoology question first, then we will eventually cover the botany part as well. So today is the part 3. We have already discussed the part 1 and part 2 and it's already been uploaded in YouTube, so you can hover on the channel and see these videos. सो इन टूडेज सेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ कि 162 नंबर जो क्वेश्चन है जूलॉजी का, कोड T3 है पेपर नंबर, लास्ट ईयर का ही पेपर है 2024 का. सो द फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ. जो डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन्स का जो फ्लीपर्स है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है. तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, जो कि हम लोग का एवोल्यूशन चैप्टर में आता है. तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. ये चारों जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट जो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है यहाँ, वेरी सिंपल तरीके से आप लोगों को जल्दी जल्दी आप एक काम करो, जिसको पता है कमेंट में आंसर, जल्दी कमेंट पे 162 करके आंसर लिख दो, ठीक है, कमेंट पे आंसर कर दो जल्दी जल्दी. सो आई होप यू हैव डन विद दैट. सो एक्चुअली एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर. सो जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर है, यहाँ से ही आता है एवोल्यूशन वाला चीज़. मतलब जो एवोल्यूशनरी पैटर्न होता है ना, तो एनालॉगस किसके एनालॉगस जो है, जो जिसके केस में एनालॉगस स्ट्रक्चर मिलेगा वो किस तरीके का एवोल्यूशन शो करेगा, आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है. एंड जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है. तो अभी हो गया कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्या होता है. अभी एनालॉगस एंड होमोलोगस का जो एग्जाम्पल्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हर एक साल आप अगर POQ देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. 2021, 2022, आपका 2016, 2017, हर एक साल अगर क्वेश्चन आप देखोगे अच्छी तरीके से तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिलेगा. सो एक्चुअली होता क्या है एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर. तो चलो पहले होमोलोगस के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्चुअली होमोलोगस में होगा क्या. होमोलोगस में जिस प्लांट और एनिमल के केस में उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहेगा. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर, बट आपका क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो किया है, डिफरेंट एनवायरनमेंट एवोल्यूशन किया है खुद को, तो उसका जो एडाप्टेशन किया है खुद को, तो उसका जो है ना फंक्शन जो है वो अलग रहेगा. होमोलोगस के केस में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर रहेगा सेम, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपका सिमिलर है, लेकिन जो फंक्शन है ना उसका फंक्शन आपका सेम नहीं रहेगा, फंक्शन अलग अलग करेगा. क्योंकि दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में है तो डिफरेंट जो उसका जिस तरीके का काम के लिए वो खुद को अडाप्ट किए है ना, वो चीज़ ही वो करेगा वहाँ. एंड एनालॉगस के केस में अगर हम लोग बात करें, इसको ज़रा थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे हम अभी, इसकी मोमेंट पता नहीं इसके प्रॉब्लम क्या है, डिस्टर्ब क्यों करता है इतना. लो भाई, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आता है शायद इनको. एनालॉगस स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, एनालॉगस के केस में जो आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ना, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वो आपका अलग होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा. लेकिन जो आपका फंक्शन है ना वो फंक्शन सेम है. क्यों? क्योंकि वो एक ही एनवायरनमेंट पे है, सेम इकोनॉमिकल नीच में है, एंड एक ही नीच में वो रहने के लिए उसका जो फंक्शन है ना, फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन एक ही तरीके का करेगा. तो यहाँ जो एग्जाम्पल है, द फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन्स द एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो पहला आप यहाँ देखो कि पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स के अंदर जो फ्लीपर्स है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर है, होमोलोगस स्ट्रक्चर है. बताओ जल्दी बताओ. पेंगुइन्स जो है ना भाई, पेंगुइन्स आपका एक है, क्या है बताओ, आपका एक है बर्ड. डॉल्फिन्स क्या है आपका, डॉल्फिन है मैमल्स. डेफिनेटली भाई बर्ड के केस पर मैमल्स के केस के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली सेम नहीं रहेगा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट रहेगा. लेकिन जो फंक्शन है ना, दोनों को ही पानी में तैरने के लिए हेल्प करता है, उड़ने के लिए मदद करता है जो, तो ये दोनों का जो है फंक्शन भाई सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है.
तो ये हो गया आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल्स एंड आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल मूविंग दैट सेम वही वाला टॉपिक यहाँ डिस्कशन किया गया है, तो आप ये भी पढ़ ले सकते हो एक बार पॉज करके। आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं एकदम तूफानी के साथ बहुत जल्दी जल्दी देख लो एक बार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर का। एंड जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला टॉपिक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एंड यहाँ क्योंकि बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक से, तो लगभग हर साल ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपका जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, किसके साथ कौन मैच कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है भाई? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? फर्स्ट वन देखो, जो हम लोग नॉर्मली जितना सारा मतलब वॉल्यूम एक्सेल और इनहेल करते हैं एयर का, वही आपका होता है टाइडल वॉल्यूम, इज दैट इट? वही आपका टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल जो करेंगे। तो उसके साथ जब कोई फोर्सफुल एक्सपिरेशन हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर ऐड कर दें, मतलब किसको, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा आपका? मिलेगा ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इज दैट इट? तो ए वाला आंसर हो रहा है आपका सेकेंड। तो ए कौन सा वाला आंसर है? देखो ए वाला में है एंड ए 3 वाला है, तो 2 and 4 विल बी कैंसल्ड आउट, इज दैट इट? सो नाउ लेट्स चेक। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कौन सा वाला होगा? तो एक बार देख लेते हैं पहले इसको। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? तो जहाँ जब हम लोग ईआर भी जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस हम लोग जब रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करते हैं, तो हम लोगों को मिलता है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी। तो बी आपका हो जाएगा 4, ओके। सो ईआर भी बी आपका हो गया 4। देखो सी डेफिनेटली वाइटल कैपेसिटी हो गया फर्स्ट एंड आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया थर्ड। सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये थोड़ा आपको याद रखने का चीज़ है यहाँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक बार देख लो। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है ना, वो आपका है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको एकदम लर्न कर लो, मेमोराइज कर लो, अच्छी तरीके से याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आपका होता है ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी जो है आपका होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्चुअली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन। एक बार नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद जितना सारा अमाउंट ऑफ एयर हम लोग एक्सेल कर पाएंगे, उसको ही बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक बार जस्ट नॉर्मल हम लोग क्या करें किए, एक बार जस्ट नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिए, एकदम जस्ट नॉर्मल कर दिए। नॉर्मल करने के बाद जितना सारा वॉल्यूम एयर में रह जा रहा है, उसको बोला जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। माने एक बार में पूरा तरीके से इनहेल किया, इनहेल करने के बाद जितना सारा मैं एक बार एक्सपेल आउट कर पाऊंगा, बाहर निकाल पाऊंगा, वो क्या हो आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी में भी सेम चीज़ है, एनसीईआरटी का लाइन से एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, पॉज करके पढ़ ले सकते हो। यहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम से क्वेश्चन था, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी FRC से क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप ये सारा चीज़ एक बार पढ़ ले सकते हो, यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो अब पहले समझो भाई कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है क्या। तो क्या है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम? अगर देखेंगे हम लोग तो कितना स्टेबल है जीन, एक एनवायरनमेंट में, एक जीन पूल में जीन कितना स्टेबल है, उसी को ही डिस्क्राइब किया जाता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के द्वारा। तो अगर जीन का माइग्रेशन हो रहा है तो हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट, दैट मीन अगर जीन माइग्रेट करेगा कहीं से तो अफेक्ट करेगा ही भाई, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। कांस्टेंट जीन पूल, कांस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी लाएगा। सोचो इसके बारे में सोचो, अगर कांस्टेंट रहता है जीन पूल
तो ये तो स्टेबिलिटी ले आ रहा है, तो यही तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है। अच्छा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर होता है तो डेफिनेटली क्या वो अफेक्ट करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर होता है तो वो भी अफेक्ट करेगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा भाई, एक बार सोच लो कि करेक्ट आंसर यहाँ से क्या बनेगा। वेरी डिस्टर्बिंग। तो यहाँ आपका जो है कांस्टेंट जीन पूल जो है ना, ये आपका क्या करेगा, विल नॉट अफेक्ट। So second will be the answer. I hope you got it. So the Hardy-Weinberg equilibrium states that the allele and genotype frequencies in a population will remain constant. Will remain constant. तो constant रहने को हम लोग बोलते हैं equilibrium. Will remain constant from generation to generation in the absence of evolutionary influences. ठीक है, तो क्या है एक्चुअली हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, देख लो। एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस को मतलब क्या, लोग इसके मतलब क्या समझते हैं हम लोग, इसका मतलब समझते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन होगा, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, म्यूटेशन होगा, जीन फ्लो होगा, नॉन रैंडम मेटिंग होगा। अगर ये सारा चीज़ें होता है तो वो अगर क्या करेगा, आपका एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब। तो अगर ये सारा चीज़ एब्सेंस रहता है ना, तभी जाके ये वाला चीज़ कांस्टेंट रह पाएगा। तो ये जीन पूल को अगर हम लोग कांस्टेंट रखने के लिए चाहते हैं तो ये सारा चीज़ वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का चीज़ जो है 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ आप एकदम लर्न करके मेमोराइज कर लो, ये 5 चीज़ अगर हो रहा है तो वहाँ आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन कभी नहीं होगा, तो वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। एलएल फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या है, कांस्टेंट ओवर जनरेशंस रहेगा, एकदम उसका जो स्टेबल रेशियोज रहेगा उसके बारे में बात हो रहा है। एंड जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज के बारे में स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, प्रेडिक्टेबल आउटकम्स रहेगा, एक ही चीज़ है। तो ये फैक्टर्स दैट कैन डिसरप्ट दिस इक्विलिब्रियम इंक्लूड, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, डिसरप्शन ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, म्यूटेशन से। एकदम इस सारा डायग्राम एकदम परसू द्वारा मेड किया गया है, तो आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको। म्यूटेशंस, रिकॉम्बिनेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, तो ये होगा थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट। तो द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्टेंट जीन पूल मीन्स एलील फ्रीक्वेंसी, तो क्या क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रखने के लिए मदद करता है जीन पूल को, एलील फ्रीक्वेंसी का स्टेबिलिटी रहेगा एंड मेंटेनेंस रहेगा इक्विलिब्रियम का। तो कांस्टेंट जीन पूल जो था ऑप्शन में तो मेंटेन कर रहा है भाई, तो वो तो ऑप्शन वही तो होगा ना, कांस्टेंट जीन पूल हो गया आंसर। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि पास्ट टू रिसेंट के ह्यूमन एवोल्यूशन का जो ट्रेंड है उसको हम लोगों का भी सजाना पड़ेगा। सबसे पुराना वाला जो है उसको पीछे सबसे स्टार्ट होगा वहाँ से ओल्ड, एंड जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो लेटेस्ट वाला इस तरीके का आएगा। तो बताओ कौन सा वाला सबसे पुराना है, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो इरेक्टस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ एक बार याद रख लो, इसको याद रखने से आपको इसमें सब कुछ आंसर मिल जाएगा कि ये भी एकदम परसों के द्वारा ही मेड किया गया है, परसों स्पेशल। तो होमो हैबिलिस जो था ना वो लगभग 2.4 to 1.4 मिलियन पहले उसको पाया जाता था। उसके बाद लगभग 1.9 मिलियन से 1,10,000 साल जो है वहाँ आपका होमो इरेक्टस मिला। उसके बाद आपका 70,000 से 40,000 तक आया होमो निएंडरथैलेंसिस, एंड आपका उसके बाद 10,000 साल लगभग पहले आया था क्या, होमो सेपियंस, द लेटेस्ट वर्जन। तो होमो हैबिलिस सबसे पुराना होगा एंड होमो सेपियंस सबसे आपका नया होगा। तो क्या होगा आंसर, होमो हैबिलिस सबसे पुराना है, तो ये वाला है सबसे पुराना, एंड होमो सेपियंस है सबसे नया, तर्मन सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखो अगर एक सेकंड अगर एक ही आपका आंसर मिल जाता है ना, तो बाकी सारा ऑप्शंस ऑटोमेटिकली मतलब कैंसिल आउट हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉलोइंग द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। एक्शन पोटेंशियल जो है हार्ट में कंडक्ट होके और कहाँ से कहाँ जाता है, तो बताओ एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है हार्ट में जनरली, बताओ बताओ बताओ। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आपका हम लोगों का हार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ रहता है साइनोआर्ट्रियल नोड, साइनोआर्ट्रियल नोड से यहाँ 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 कनेक्ट रहता है क्या, आपको होता है एवी नोड, एवी नोड से आपको यहाँ से आता है, यहाँ आपको इस तरीके से भी जाता है। तो बताओ 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 क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। फर्स्ट यहाँ जनरेट हुआ कहाँ होगा, ए से नोड में, ई वाला ऑप्शन यहाँ है एंड यहाँ है, दैट मीन्स ए वाला तो कैंसिल आउट ही हो गया भाई। कितना इजी है, कितना इजी क्वेश्चन है, एक बार सोचो तुम, कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों को मिला है पेपर में।
अभी जो है तो एसे नोड से कहाँ आ रहा था, मैंने बताया ये है एसे नोड, ये एसे नोड, ये आपका है ए बी नोड, ए बी नोड। तो सी में आ रहा है, ई के बाद क्या आएगा, सी यहाँ है तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, थर्ड विल बी द राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं एक बार। उसके बाद कहाँ आ रहा है, यहाँ जो आ रहा है ना वो आपका है ए भी बंडल, इसको बोलते हैं ए भी बंडल। ये जो है यहाँ है ए भी बंडल। ए भी बंडल का आने के बाद वो आपका जाता है फाइनली बंडल ब्रांचेस में जाता है, ठीक है, बंडल ब्रांचेस में जाता है। बंडल ब्रांचेस के बाद वो जो ये छोटा छोटा जो फाइबर्स जो यहाँ है इसको बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स, ये साइंटिस्ट का नाम से आया है। तो आपका हो गया बी, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ देख लो एक बार, एसे नोड में इनिशिएट होता है, ए भी नोड में डिले, वहाँ थोड़ा ए भी डिलेज भी मिलता है, ए भी बंडल में जाता है, बंडल ऑफ ब्रांचेस में जाता है, दिन परकिंजी फाइबर्स में जाता है। एक बार आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लो, आपको बहुत अच्छी तरीके से रिविजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेम चीज़ यहाँ दिया गया है, पाथवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी अच्छी तरीके से याद रख लो। साइनोआर्ट्रियल नोड फर्स्ट, सेकंड इज आपका आर्ट्रियल पाथवेज है, थर्ड इज द एवी नोड, फोर्थ इज द आपका बंडल ऑफ हीज, एंड यहाँ जो आपका है ये वेंट्रिकुलर फिसिकल्स, यहाँ आपका परकिंजी फाइबर्स, एंड ये आपका मायोकार्डियम हार्ट का मसल जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज थर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का एनवायरनमेंट कैसे रहता है, पहले आप बताओ पहले कि अगर ये आपका एल्वियोला है, ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने भाई, अगर आपका ये लगभग एल्वियोला है, यहाँ आ रहा है आपका O2, यहाँ आ रहा है आपका O2, ये आपका है एल्वियोला वाला रीजन, लंग्स के वहाँ से आ रहा है आपका एल्वियोला का, यहाँ से लंग्स से आ रहा है आपका O2। तो एल्वियोला रीजन में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम रहेगा, आपका हाइड्रोजन का जो है वो कंसंट्रेशन कम रहेगा, ठीक है। तो यही सब फैक्टर से यहाँ इसका कंडीशन ये रहेगा। तो वहाँ बनने के लिए एल्वियोलाई के यहाँ बनने के लिए अगर टिश्यू बोलता तो सेल का, अगर टिश्यू के बारे में हम लोगों का बात अभी होता तो टिश्यू में सीनरी तो पूरा बदल जाता। टिश्यू अगर होता तो टिश्यू में क्या होता बताओ, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम हो जाता, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता, हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता, ये होता ना। तो लो PCO2 ये बात सही है, लो PCO2 ये बात सही है, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन ये बात तो गलत है, हाई टेम्परेचर ये बात तो गलत है, हाई PO2 ये बात सही है, हाई PO2 ये बात भी सही है, हाई PCO2 ये बात गलत हो गया, हाई PO2 एंड लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन। वाह भाई 4 नंबर इज द राइट आंसर भाई, बढ़िया ना, ठीक ठाक যাচ্ছে तो सब বুঝতে পারছো तो তোমরা। चलो लेट्स देखते हैं। तो वो सेम चीज़ यहाँ हम लोग डिस्कस किया अभी, कंडीशंस फेवरिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हाई PO2 अगर रहेगा तो क्या है, द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स, लंग्स में रहता है, लो PCO2 रहता है, लोअर H+ कंसेंट्रेशन अगर रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें है, ये है आपका डायग्राम, एक बार देख लो, इस तरीके का आते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन आता है, तो यहाँ ऑक्सीजन रिच रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हाई PO2 लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन, लो PO2 लो PC। एक बार देख लेना, फोर्थ विल बी द आंसर। ऑलरेडी मैं सब कुछ डिस्कस कर लिया हूँ, फिर भी अगर किसी को लगता है एक बार पॉज करके पढ़ लो, सिंपल। नेक्स्ट वाला जो है आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, क्राई IAB, क्राई IAC एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, कॉटन बोलवर्म, ADA डिफिशियंसी, एम्फाइसेमा, कॉर्न बोरर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, कॉर्न IAB और कॉर्न IAC दो जीन का नाम है जो मेनली कॉटन बोलवर्म, कॉटन बोरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी किसके लिए होता है बताओ। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना वो एम्फाइसेमा का डिजीज़ बना के लिए होता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो आपका एम्फाइसेमा जो है लंग्स को मेनली बिल्ड करने के लिए मदद कर, लंग्स का प्रॉपर फॉर्मेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग एंड फॉर्मेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग एंड फॉर्मेशन के लिए आपका ये लगता है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड, ये आपका हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, देखते हैं उसके बाद यहाँ भी है, यहाँ भी है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी जो है आपका हो जाएगा ADA डिफिशियंसी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डी आपका हो जाएगा 2, डी आपका 2 यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, तो आपका फास्ट हो जाएगा आंसर। एंड आपका जो क्राई IAB जीन है ना, क्राई IAB जीन ये मेनली कॉटन बोरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्राई IAC जीन से आपका कॉटन बोरर बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट वन विल बी द आंसर। एक बार देख लो अच्छी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर ADA डिफिशियंसी, क्राई
आईएसी जीन व क्राई1 एसी जीन कॉटन बोलवर्म के लिए है, आपको एकदम लर्न करना पड़ेगा, एकदम लर्न मेमोराइज करना पड़ेगा, लर्न। ये भी कंट्रोल्स कॉर्न बोरार पेस्ट, कॉर्न बोरार के लिए जो है क्राई आई भी है, ठीक है। आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है यूज फॉर ट्रीटिंग एम्फाइसेमा का ट्रीट के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया जाता है। तो एक्चुअली देख लो एक बार, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द लिवर दैट प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम डैमेज, लंग्स का जो डैमेज है उसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स का फंक्शनिंग इंक्रीज करता है। कॉर्न बोरार बोलवर्म हो गया, एडी डिफिशियंसी हो गया, चलो क्लियर है ये चीज़। अच्छा एक मेरे टॉपिक इसके बारे में, एडी डिफिशियंसी के बारे में, क्योंकि जो है ना एडी डिफिशियंसी के बारे में एक टॉपिक बन सकता है, जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है हर साल, फिर हो सकता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे फिर 2025 में, नीट 2025 में एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड, अगर हो सकता है तो कैसे। तो एडीए डिफिशियंसी के लिए हम लोग क्या करें, एडीए का फुल फॉर्म होता है एक्चुअली एडिनोसिन डियामिनेज एक एंजाइम, ठीक है। एडिनोसिन डियामिनेज एक एंजाइम है जो कि मेनली आपका इम्यूनो सिस्टम जो है हम लोग का बॉडी में इम्यूनो सिस्टम का फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अभी क्या होगा, एक डिजीज़ होता है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक इंसान के बॉडी में जिसका इम्यूनिटी है ना वो एकदम वीक हो जाता है, तो एकदम इम्यूनिटी में डिफिशियंसी दिखा जाता है। तो अगर ये केस होगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी अगर होगा, दिस कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ द जीन इनकोडिंग द एंजाइम एडिनोसिन डियामिनेज, दिस पेशेंट्स हैव नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स सो दे कैन नॉट माउंट इम्यूनो रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस, ठीक है। तो एस एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया, जीन थेरेपी हो गया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये सब कुछ हो गया। तो 3 स्टेप में लिया है आपका एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, जीन थेरापी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वाला थेरापी। तो ऐसे उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके किया जाता है, बट गेटिंग अ सूटेबल बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज डिफिकल्ट। लेकिन ऐसे किसका आपको मिलेगा बोन मैरो सेम तरीके का जो ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं करेगा, इसलिए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी जो है बहुत ही फेमस है। द एंजाइम एडीए कैन बी गिवन टू पेशेंट इंट्रावेनसली एंड दिस ट्रीटमेंट इज नोन द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, बट दिस अप्रोच इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, क्योंकि आप बाहर से बार बार एंजाइम दे रहे हो, बाहर से बार बार एंजाइम दे रहे हो, तो मतलब पॉसिबल नहीं होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाएगा चीज़, ठीक है। लेकिन जीन थेरेपी अगर किया जाता सकता है तो वो वहाँ सही हो जाएगा। तो आपको काम है एक बार खुद से पढ़ लो, अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कुछ दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसको आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो जीन थेरापी इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पार्टिकुलर डिजीज। अच्छा, इस असर्शन रीजन दिया गया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको आपको बोलना पड़ेगा। FSH एक्ट्स अपॉन ओवरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिंग सेल्स इन मेल। FSH जो है ओवरियन फॉलिकल्स में काम करता है फीमेल के केस में, लेडीज सेल्स में काम करता है मेल के केस में। अच्छा, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल विथ इंटरस्टिशियल सेल्स सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल और इंटरस्टिशियल सेल्स सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। तो कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं क्या करता है FSH एंड LH। FSH का जो फंक्शन है ना मेनली ओवरियन फॉलिकल्स में है एंड सर्टोली सेल्स में है। LH जो है आपका मेनली लेडिंग सेल्स में करता है। तो ये बात है आपका गलत, ठीक है। FSH का फंक्शन सही है, लेकिन LH का फंक्शन जो लेडिंग सेल का दिया गया है आपका यहाँ से ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं है क्योंकि वो गलत हो गया। जैसे कि देख लो आप, लेडिंग सेल सीक्रेट करता है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो है ओवरियन फॉलिकल सीक्रेट करता है। तो यहाँ ए इज फॉल्स बट आर इज राइट, ए वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। ए इज फॉल्स हो जाएगा बट आर इज ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक्स एंड वाई दिया गया है। एक्स एंड वाई का क्या काम है आपको वही बोलना पड़ेगा। तो जीन एक्सिस फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व रेप्लिकेशन, मतलब कि ORI और रेप्लिकेशन साइट ऑफ प्लाज्मिन एंड वाई रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक्स ROP। चलो देख लेते हैं एक बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है NCERT का है, यहाँ से क्वेश्चन बना है आपके लिए। प्लाज्मिड रेप्लिकेशन कंट्रोल का जो एक्स जो है ओरी है आपका एक्चुअली ओरिजिनल रेप्लिकेशन वाला साइट, एंड ROP जो है ये आपका प्रोटीन जो है ना उसको कंट्रोल करता है प्रोटीन फॉर्मेशन को। तो यही है आपका यहाँ आंसर, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, कोकेन, मॉर्फिन, हीरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना, तो यहाँ कौन सा वाला किसके केस में मदद करता है, ये आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको कमेंट पे लिख दो कि 171 का आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख दो, कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना, कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना, जल्दी लिखो।
जल्दी 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 लिखो कमेंट में क्या होगा। तो कोकेन कहाँ से मिलता है? इरिथ्रोजैलम। कोका से। हीरोइन कहाँ से मिलता है? डायसिडिन। मॉर्फिन जिसको बोला जाता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स बाय सोम्निफेरम। मॉर्फिन आपका सेडेटिव है, पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है। द फ्लावर टॉप स्लीव्स कैनबिस। तो आपको ये वाला आंसर समझ में आ जाएगा होगा। कोकेन क्या होगा आपका? ए का क्या होगा? 3 होगा। बी का 4 होगा। मॉर्फिन क्या होगा आपका बताओ? इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी। मैरिजुआना क्या होगा? कैनबिस सैटिवा पे के पत्ते से मिलता है। एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट पूछा है कौन सा वाला? एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, ओके। पॉलीफेरन्स आर pseudo सिलोमेट्स, नॉट एट ऑल। एसिलोमेंथिस आर सिलोमेट्स, नॉट एट ऑल। प्लाटिहेल्मिन्थ्स आर pseudo सिलोमेट्स, नॉट एट ऑल। राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन ओनली, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। चलो यहाँ अच्छी तरीके से दिया गया है, क्योंकि क्यों पहले मैं कैंसिल आउट किया। यहाँ बोला गया है एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, ये डेफिनेटली सिलोमेट्स का अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल मिलेगा। एनिलिड्स फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड मोलस्का, थर्ड आर्थ्रोपोड्स, फोर्थ कैनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेक्स। 6 एग्जांपल्स है आपका सिलोमेट्स का। तो ये तो सही है एंड एक ही आंसर है, तो मैं तो मुझे पहले से ये पता चल गया कि यही ऑप्शन है, बाकी सारा बकवास है। पॉलीफेरन कैसे कब से ऐसे सीडोसिलोमेट्स हो गया? सीडोसिलोमेट्स का सिर्फ आपका एग्जांपल जो है एस्चेलमिन्थिस, द वन एंड ओनली एग्जांपल सीडोसिलोमेट्स का, ठीक है, एस्चेलमिन्थिस। बाकी जो है आपका प्लाटीहेल्मिन्थिस वगैरह होता आपका ये हो गया एसिलोमेट हो गया प्लाटीहेल्मिन्थिस से, तो एसिलोमेट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। अच्छा चलो, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिव ऑफ द लूप ऑफ हिल इज परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। सेम चीज़ कितना अच्छी तरीके से लिखा गया है लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में। लेकिन यहाँ जो चीज़ है आपका लूप ऑफ हिल के बारे में, डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये आपका इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है, परमेबल टू वाटर होता है। उल्टा हो गया भाई, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज लाइन्ड विद अ सिंपल कॉलमनर ब्रास बॉडी एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सर्फेस एरिया फ्री। वेरी गुड वेरी गुड। स्टेटमेंट ट्रू इज राइट बट स्टेटमेंट ऑन इज फॉल्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ आपका? मेनली स्टेटमेंट ट्रू जो है और ट्रू होगा एंड स्टेटमेंट आपका ए जो है ना वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ देख लो, पीसीटी इज लैंड विद सिंपल कीवर्डल ब्रास बॉडी एपिथेलियम। सिंपल कीवर्डल ब्रास बॉडी एपिथेलियम। नो मैन, सॉरी सिंपल कॉलमनर बोला गया है ना यहाँ यार, एक्चुअली तो कीवर्डल होता है। सॉरी मैं गलत पढ़ा उसको। तो स्टेटमेंट 2 का जो है ना भाई वो क्या होगा? दोनों ही गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये नहीं होगा, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, क्योंकि देखो यहाँ कॉलमनर नहीं कीवर्डल होता है, तो ये गलत हो गया। एंड यहाँ तो आपका डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। देखो जैसे लूप ऑफ हिल इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ब्रास बॉडी एपिथेलियम कीवर्डल ब्रास बॉडी एपिथेलियम से होता है, तो एकदम इंसेटिव बेस्ड है आंसर। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा तो थैंक यू। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को जरूर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ढेर सारा इस तरीके का वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जो है परसों, इस चैनल को एक बार आप अच्छी तरीके से रीचेक कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए। बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंडिंग दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स डोंट हेजिटेट टू कमेंट बिलो, जस्ट आप कमेंट में लिखो। आई डू आंसर पर्सनली, आई डू आंसर टू एवरी सिंगल कमेंट, ओके। कमेंट बिलो। अच्छा लगा है तो यूट्यूब बाबा को हैप्पी करने के लिए आप लाइक कर सकते हो। इट्स अप टू यू। थैंक यू। एंड ये सारा PDF अगर चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हम लोगों का टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक दिया गया है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।